1975 का साल। सोचिए, कोलकाता की सड़कें, जयप्रकाश नारायण का एक बहुत बड़ा राजनीतिक काफिला गुजर रहा है, और अचानक एक 20-21 साल की लड़की, जो एक साधारण सी सफ़ेद साड़ी और रबर की चप्पलें पहने हुए है, उस पूरे काफिले के ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती है। बात यहीं खत्म नहीं होती, वो सीधा उस एम्बेसडर कार के बोनेट पर चढ़ जाती है और नारे लगाने लगती है ना कमाल की बात? ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, बल्कि भारतीय राजनीति में एक ऐसे तूफान की पहली दस्तक थी जिसने आगे चलकर कई दशकों पुराने सत्ता के एक बहुत बड़े किले को पूरी तरह से ढहा दिया। तो आइए आज के इस निष्पक्ष एक्सप्लेनर में उसी सफर को करीब से समझते हैं। एक ऐसा सफर जहां एक साधारण लड़की ने जमीनी संघर्ष से लेकर सत्ता के बिल्कुल शिखर तक का रास्ता तय किया। आज हम इस ऐतिहासिक सफर को 6 प्रमुख हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, एक फाइटर का उदय। दूसरा, बगावत और एक नई पार्टी की नींव। तीसरा, दिल्ली की राजनीति से बंगाल तक का बैलेंस। चौथा, वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल दिया। पांचवां, 2011 की ऐतिहासिक जीत। और अंत में भविष्य की लड़ाइयां और उनकी राजनीतिक विरासत। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द राइज ऑफ अ फाइटर। इस पूरी कहानी की जड़ें कोलकाता के कालीघाट की उन तंग गलियों और टिन की छत वाले एक बहुत ही साधारण से घर से जुड़ी हैं। बहुत छोटी उम्र में ही पिता का साया उठ जाना और सही मेडिकल केयर न मिल पाने की त्रासदी, इन सब ने मिलकर स्थापित सिस्टम के खिलाफ लड़ने की एक ऐसी जिद पैदा कर दी जो कभी टूटी नहीं। अब जरा इस नंबर 34 पर गौर करते हैं। ये सिर्फ कोई आम नंबर नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट यानी वामपंथी मोर्चे की सरकार के उस अभेद्य और लगातार चले 34 साल के शासन को दिखाता है। एक ऐसा एस्टैब्लिशमेंट जो दशकों तक बिल्कुल अजय लगता था, कम से कम तब तक जब तक कि उसे सड़कों पर उतरकर किसी ने सीधी चुनौती नहीं दी। चलिए इसे थोड़ा क्रोनोलॉजिकली समझते हैं। 1955 में बीरभूम में जन्म से लेकर 1975 के उस जेपी विरोध तक, जिसके बारे में हमने अभी बात की। लेकिन सही मायनों में सबसे बड़ा मोड़ आया 1984 में। सोचिए, सफ़ेद साड़ी पहने एक बिल्कुल युवा और अनुभवहीन लड़की ने जादवपुर सीट पर वामपंथ के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को हरा दिया, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। इसी एक जीत ने राजनीति में उन्हें जायंट किलर का खिताब दिला दिला। अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, रिबेलियन एंड अ न्यू पार्टी। देखिए, जैसे जैसे राजनीतिक कद बढ़ा, वैसे वैसे अपनी ही कांग्रेस पार्टी के भीतर टकराव शुरू हो गया। 1990 के दशक की शुरुआत में सड़कों पर राजनीतिक हिंसा एकदम चरम पर थी, और सच कहें तो इसी उथल-पुथल के बीच बगावत और एक नई पार्टी के जन्म की जमीन तैयार हो रही थी। इस घटना को समझना बहुत जरूरी है। 16 अगस्त 1990 को हाजरा जंक्शन पर जो हुआ, उसने इस राजनीति की दिशा ही बदल दी। बंद के दौरान हुए एक विरोध प्रदर्शन में उन पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला हुआ, जिससे सिर पर बहुत ही गंभीर चोटें आईं। दिलचस्प बात यह है कि राजीव गांधी ने पहले ही खतरे की चेतावनी दी थी, लेकिन इस भयंकर शारीरिक आघात ने डराने के बजाय उनके राजनीतिक रुख को और भी ज्यादा आक्रामक और समझौता ना करने वाला बना दिया। उन्होंने ठान लिया कि हमलावरों को छोड़ना नहीं है। और ये वैचारिक मतभेद अब खुलकर सामने आ रहा था। एक तरफ कांग्रेस पार्टी थी जो वाम दलों के प्रति एक ग्रे एरिया या यूं कहें कि थोड़ा नरम रुख अपनाकर चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ ममता का रुख एकदम ब्लैक एंड व्हाइट था, यानी वामपंथियों के साथ सीधा और बिना किसी समझौते का टकराव, कोई बीच का रास्ता नहीं। और इसी बुनियादी मतभेद का नतीजा था कि 1993 में उनसे मंत्रालय छीन लिए गए और अंततः उन्हें कांग्रेस पार्टी से अलग होना पड़ा। इसी अलगाव से जन्म हुआ एक नई राजनीतिक ताकत का। 1 जनवरी 1998 को अजीत पांजा के घर पर तृणमूल कांग्रेस बनाई गई। तृणमूल का सीधा सा अर्थ है ग्रास रूट्स, यानी बिल्कुल जमीनी स्तर। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट मैसेज था कि अब राजनीति एलीट कमरों या ड्राइंग रूम्स में बैठकर नहीं होगी, बल्कि सड़कों पर उतरकर जमीनी लोगों को साथ लेकर होगी। दिल्ली की नरमी से पूरी तरह आजाद एक नई जमीनी फौज अब मैदान में थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, दिल्ली पॉलिटिक्स टू बंगाल। अब हम गठबंधन की राजनीति के उस दिलचस्प दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां दिल्ली के सत्ता गलियारों और बंगाल की अपनी महत्वाकांक्षाओं के बीच एक गजब का बैलेंसिंग एक्ट देखने को मिलता है। इस दौर की एक बहुत ही मजेदार और मशहूर घटना है। संसद में रेल मंत्री के तौर पर अपने राज्य के हकों की मांग करते हुए उनका रवैया इतना आक्रामक होता था कि एक बार लालू प्रसाद यादव को मजाकिया लहजे में कहना पड़ा, नहीं मांगा गया था तो नहीं दिया जाएगा पगली।
ये भले ही सुनने में मजाकिया लगे, लेकिन ये उसी अड़ियल और बेबाक राजनीतिक स्टाइल का सबूत था जो बिना किसी झिझक के अपना हक छीनने पर टिका था। और ये आक्रामक शैली सिर्फ विरोधियों तक ही सीमित नहीं थी। 2001 में छोटा अंगारिया में हुई राजनीतिक हिंसा का विरोध करने का तरीका देखिए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के डेस्क पर सीधे हड्डियां और खोपड़ियां ले जाकर रख दी गईं, ताकि लेफ्ट सरकार को बर्खास्त करने की मांग मनवाई जा सके। अपनी बात मनवाने का यह तरीका बेहद अनऑर्थोडॉक्स, अप्रत्याशित और उस समय की राजनीति के हिसाब से काफी चौंकाने वाला था। यहीं से हम पहुंचते हैं अपने चौथे और सबसे अहम पड़ाव पर, द टर्निंग पॉइंट। वो ऐतिहासिक मोड़ जिसने बंगाल की पूरी राजनीतिक जमीन ही खिसका के रख दी। लेफ्ट फ्रंट सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिकीकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने का प्रयास, और उसके लिए जो भूमि अधिग्रहण या लैंड एक्विजिशन हुआ, वो एक ऐसे विशाल राजनीतिक भूचाल का कारण बना जिसने बंगाल का इतिहास ही बदल दिया। हुआ कुछ यूं कि 2006 में सिंघूर में टाटा नैनो प्रोजेक्ट के लिए 997 एकड़ जमीन का आवंटन हुआ। इसके तुरंत बाद जमीन छीनने के विरोध में 26 दिनों की लंबी भूख हड़ताल शुरू हो गई। फिर 2007 में नंदीग्राम में एक केमिकल हब बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण का भारी विरोध हुआ, जिसमें पुलिस फायरिंग में 14 किसानों की दुखद जान चली गई। लेफ्ट सरकार के इन फैसलों ने विस्थापित किसानों को रातों रात सीधा विपक्ष के साथ खड़ा कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि अक्टूबर 2008 में टाटा को अपना प्लांट बंगाल से गुजरात शिफ्ट करना पड़ा। और इसी पूरे संघर्ष के बीच से एक नारा निकला, माँ, माटी, मानुष, यानी माँ, मातृभूमि और लोग। इस एक छोटे से नारे ने भूमि अधिग्रहण की पीड़ा और किसानों के उस पूरे भावनात्मक गुस्से को एक जगह समेट लिया। ये सिर्फ एक राजनीतिक स्लोगन नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसी प्रचंड चुनावी लहर में तब्दील हो गया जिसे रोक पाना अब शायद किसी के बस में नहीं था। और इसी लहर ने हमें पहुंचाया 5वें हिस्से तक, हिस्टोरिक 2011 विक्ट्री। इस ऐतिहासिक सफर का क्लाइमैक्स आ चुका था। ये वो समय था जब दुनिया की सबसे लंबे समय तक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार का अंत बिल्कुल करीब आ खड़ा हुआ था। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 13 मई 2011 को मानो बंगाल में एक चुनावी भूकंप आ गया। 34 साल पुरानी, एक समय में अजेय मानी जाने वाली सत्ता महज 62 सीटों पर सिमट कर रह गई। और दूसरी तरफ टीएमसी गठबंधन पूरे 227 सीटों के भारी बहुमत के साथ विजयी हुआ। ये आंकड़ा इतिहास के सबसे बड़े सत्ता हस्तांतरण यानी पावर शिफ्ट का जीता जागता सबूत है। इस जीत के साथ ही एक दशकों पुरानी कसम भी पूरी हुई। दरअसल 1992 में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें पुलिस द्वारा इसी राइटर्स बिल्डिंग से घसीटकर बाहर निकाला गया था। तब उन्होंने कसम खाई थी कि अब वापसी होगी तो सिर्फ मुख्यमंत्री बनकर ही होगी। और देखिए, मई 2011 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने एक विजेता के रूप में शान से उसी सचिवालय में दोबारा कदम रखा। एक सड़कों पर लड़ने वाले नेता से सत्ता के शीर्ष तक का यह सफर वाकई हैरान करने वाला है। खैर, इतिहास की इन जीतों के विश्लेषण के बाद अब वक्त है आखिरी हिस्से की ओर मुड़ने का, फ्यूचर बैटल्स एंड लेगेसी। सत्ता हासिल करना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना एक बिल्कुल अलग चुनौती। इस हिस्से में हम सत्ता में बने रहने की चुनौतियों, वर्तमान विवादों और आने वाली राजनीतिक लड़ाइयों का एक निष्पक्ष अवलोकन करेंगे। यहां सबसे बड़ा और अहम सवाल ये उठता है, कैन द आर्किटेक्ट ऑफ चेंज सर्वाइव द सिस्टम शी बिल्ट? यानी बदलाव की नींव रखने वाली नेता क्या अपने ही बनाए हुए सिस्टम में टिक पाएंगी? 15 साल से ज्यादा समय तक सत्ता में रहने के बाद जो व्यवस्था बदलाव के नाम पर खड़ी की गई थी, आज क्या उसी व्यवस्था के भीतर सर्वाइव करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है? अगर हम आज की जटिल वास्तविकता को देखें तो कई बड़ी चुनौतियां सामने खड़ी हैं। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25,000 नियुक्तियां रद्द करने वाला बड़ा एसएससी या शिक्षक भर्ती घोटाला है, पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी है और साथ ही सिंडिकेट राज व संदेश खाली जैसे गंभीर आरोप हैं जो सरकार की साख पर सीधे सवाल उठाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी के साथ दिन ब दिन तीखी होती राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी है। इन सब चुनौतियों के बीच 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए ट्रिपल एम यानी महिला, ममता और मुस्लिम डेमोग्राफिक के सहारे 226 सीटों का एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। तो जैसे जैसे 2026 के चुनाव करीब आ रहे हैं, ये सवाल और भी गहरा होता जा रहा है कि क्या जनता आज भी उस ग्रासरूट स्ट्रीट फाइटर पर अपना भरोसा कायम रखेगी या फिर बंगाल में बदलाव की एक और नई लहर आना तय है। ये इतिहास अभी लिखा जाना बाकी है। इस विषय पर हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।